हाय एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स के ही कंसेप्ट में हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 के अंदर क्या दे रखा है। देखिए, आर्टिकल 12 को समझने से पहले ये देखिए कि आर्टिकल 12 आखिर कहाँ से जनरेट होता है। देखो, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, इनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार जो है वो गवर्नमेंट के पास है या फिर स्टेट के पास है। क्या लिखा है यहाँ पे? द ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोटेक्टिंग दीज राइट्स लाई विद द गवर्नमेंट और द स्टेट। आर्टिकल 12 जो है उसके अंदर डिफाइन करा है कि स्टेट क्या होता है। जो हमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं पार्ट 3 में, उनको प्रोटेक्ट करने का अधिकार, उनको प्रोटेक्ट करने का दायित्व जो है वो किसके ऊपर है? वो है हमारे स्टेट और गवर्नमेंट के पास। इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें आखिर ये स्टेट और गवर्नमेंट होता क्या है। ठीक है, तो अब आपको पता लगा कि स्टेट कहाँ से आया। स्टेट वो है जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमें स्टेट को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, अगर आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे, अब अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें आर्टिकल 12 में क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि स्टेट क्या है। स्टेट इंक्लूड, स्टेट में कौन आएंगे? पहली चीज, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट और पार्लियामेंट किसकी? इंडिया की। दूसरा, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, सारे के सारे स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर एंड और लोकल अथॉरिटीज। पहली चीज तो लोकल अथॉरिटीज, फिर चौथा यहाँ पे लिखा है अदर अथॉरिटीज। तो चार चीजें आती हैं स्टेट के अंदर। पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, उसके अलावा लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज। यही चीज यहाँ पे हिंदी में भी लिखी है। तो अब देखिए, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करा है नीचे की। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंदर कौन आएगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की ब्रांचेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसमें लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स। गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट के अंदर कौन आएगा? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल ब्रांचेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर कौन आता है? चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, अब ये लोकल अथॉरिटीज के अंदर कौन आएंगे? इसके अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, जिला परिषद, पोर्ट एरिया, ये सब लोकल अथॉरिटीज में आएंगे। जो इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये आता है कि चलो लोकल अथॉरिटीज भी देख ली क्या होती है, लेकिन ये अदर अथॉरिटीज क्या है? इसको समझने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट केस देखना पड़ेगा, जो कि है आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस केस में जो जस्टिस भगवती हैं, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी, कुछ ऐसी गाइडलाइंस दी थी जिसके वजह से हमें पता चलता है कि अदर अथॉरिटीज क्या है। देखो, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि बाय गवर्नमेंट बनी है, इट इज मेड बाय द गवर्नमेंट। दूसरी, जिसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, या फिर जिसके ऊपर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का है, उसकी और तीसरी चीज, चौथी चीज, जो उसका फंक्शन है वो लोगों के हित के लिए है, वो जो लोग हैं उनके हित के लिए है। अगर ये कुछ ऐसी एसेंशियल पॉइंट है तो हम कहेंगे वो स्टेट अथॉरिटी होगी। तो आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? रमन दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण से 1979 का ये केस है। इस केस के अंदर गाइडलाइंस दी थी कि अदर अथॉरिटीज क्या होंगी। ऐसी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनी है, जिनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिनके ऊपर कंट्रोल और मोनोपोली गवर्नमेंट की है, जिनका फंक्शन जो है वो लोगों के हित के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए है। इन सारी अथॉरिटीज को हम कहेंगे पब्लिक अथॉरिटी है। ऐसे ही एक सवाल आया था, 2005 का केस है ये था कि क्या बीसीसीआई स्टेट है कि नहीं है? ये सवाल आया था कौन से केस के अंदर? जी टेलीफिल्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सवाल पूछा गया था कि जो ये बीसीसीआई है, क्या ये एक स्टेट है या ये स्टेट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि बीसीसीआई कैसे बनी है। पहली चीज, बीसीसीआई जो बनी है ना, वो किसी भी स्टेट के किसी भी लॉ के द्वारा नहीं बनी है, ये एक सोसाइटी के थ्रू बनी है। तो बीसीसीआई जो है ये किसी भी लॉ के थ्रू नहीं बनी है, तो पहली चीज तो नहीं आ रही है इसमें। दूसरी चीज, क्या गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है? आंसर है नहीं। ये अपना खुद बाय रेवेन्यू ये अपना पैसा निकाल लेती है, और ये इतना पैसा कमाती है कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दे देती है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट बीसीसीआई को कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देती है। क्या गवर्नमेंट का इसमें कंट्रोल है? तो आंसर है नहीं, गवर्नमेंट का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है। इसमें कोई ऐसा खास गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। क्या ये लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि इसका कुछ फंक्शन लोगों के वेलफेयर के लिए, जैसे कि लोगों को मैच दिखाती है। तो ये एक तरह से क्रिकेट के फील्ड में जो है वो पूरी की पूरी मोनोपोली रखती है। मोनोपोली तो है इसकी गेम में, लेकिन इसका इतना ज़्यादा कुछ क्या कहते हैं कि पब्लिक फंक्शन नहीं है कि ये बिल्कुल लोगों के हित के लिए काम करी, उतना नहीं। लेकिन हम कह सकते हैं कि हाँ, सम ऑफ द फंक्शन को हम कह सकते हैं कि वो कैसे फंक्शन है, लोगों के वेलफेयर के लिए है, जैसे कि गेम दिखाते हैं लोगों को, ये सारी चीज़ें। तो इसके माध्यम जब ये हमने टेस्ट लगाया, इसमें हमने देखा कि यार मेजॉरिटी ऑफ दी चीज़ें तो बीसीसीआई के फेवर में जा ही नहीं रही है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो नहीं है, कंट्रोल भी नहीं है, फंक्शन थोड़ा बहुत है। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि बीसीसीआई स्टेट है? आंसर है नहीं, बीसीसीआई स्टेट नहीं है, क्योंकि ना तो उस पर कंट्रोल है गवर्नमेंट का, ना वो बनी है बाय गवर्नमेंट, ना ही गवर्नमेंट उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। जब मेजर चीज़ें ही नहीं है, तो यहाँ पे बोला गया कि बीसीसीआई जो है वो स्टेट नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट लेट डाउन हुए थे शेट्टी केस में, जो कि आर.डी. शेट्टी वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया का केस था वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर रहे थे। तो यहाँ हमें पता चलता है कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है और किसी को चीज़ को भी अगर स्टेट बनना है तो इन सारे टेस्टों से उसको गुजरना पड़ेगा। तो ये अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आएगा। ये है आपका आर्टिकल 12 जो कि है कि स्टेट क्या होते हैं। थैंक यू सो मच।